अगर किसी को ट्रिगर हो गया है तो फिर तुरंत में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर एलर्जी का कोई अटैक आ गया है तो? स्नीजिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। वीजिंग शुरू हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, वॉइस चेंज हो सकती है। वीजिंग शुरू होने का मतलब है साथ में सांस फूलने लगेगी। एलर्जी की वजह से स्वेलिंग आने लगती है तो एयरवे सिकुड़ने लगती है। तो जब विंड पाइप सिकुड़ने लगता है तो उसमें विस्लिंग जैसी साउंड्स आती हैं। आई कैन मिमिक। तो अगर किसी को समझना हो कि एलर्जी होने का एग्जैक्ट रूट कॉज क्या होता है तो फिर आप उसे कैसे बताएंगे? ज़्यादातर एलर्जीज फैमिली में रहती हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री में चल वो रही है फैमिली तो हिस्ट्री में आपको भी चलती होगी। है। जी। सेकेंडली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो तो लोग भी यही सोचते हैं कि अगर किसी को कोई एलर्जी डेवलप हो गई है तो किसी चीज में छींक आ रही है तो ये एलर्जी का साइन है। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? नेजल सिम्टम्स हैं, जैसे रनिंग नोज की बात की हमने, ब्लॉक नोज की बात की, स्नीजिंग की बात की और हेडेक की बात की। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को पर्टिकुलरली कोई पंजेंट सॉस खाने की वजह से गले में इरिटेशन हो सकती है, गले में स्वेलिंग आ सकती है, आवाज़ चेंज हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग या सूजन आ सकती है। ये सिम्टम्स होने लगते हैं। हम कैसे पहचाने कि हमें कोई पर्टिकुलर एलर्जी है? क्या टेस्ट कराना चाहिए? प्रिक टेस्ट जो एक तरीका होता है जिसमें 150 एलर्जेंस की ड्रॉप्स एक फोर आर्म पर स्प्रेड करके उसमें से प्रिक किया जाता है और उसमें डिफरेंट पैनल्स चेक किए जा सकते हैं। फूड एलर्जी के पैनल अलग हैं, रेस्पिरेटरी एलर्जी के पैनल अलग हैं, डर्मा या स्किन एलर्जी के पैनल्स अलग हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं अगर लंबे टाइम में यूज कर रहे हैं तो? ब्रेन में फॉरगेटफुलनेस बढ़ सकती है, एक्साइटमेंट बढ़ सकता है, इलेशन हो सकता है, आईज में कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, ब्लैक कैटरेक्ट या जिसको ग्लोकोमा कहते हैं वो डेवलप हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ओरल म्यूकोसा में अल्सर्स आ सकते हैं, वेट बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने लगता है, स्किन थिन हो जाती है, ब्लीडिंग पैचेस बनने लगते हैं। सो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हंड्रेड्स हैं और सिर से पैर तक बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं। इनफैक्ट नेल जैसे ऑर्गन, नेल जैसे पार्ट में भी फंगल इन्फेक्शंस आ सकते हैं अगर आप ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर फूड्स हैं जैसे अगर हम खाएं तो एलर्जी के रिएक्शंस कम हो सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डेफिनेटली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड एंड अगर इस टाइम पर कोई सफिशिएंट चीजें नहीं कर पाए लेट सपोज, तो फिर वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऑक्सीजन तेजी से नीचे गिर रहा है तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, डेथ हो सकती है डेथ हो सकती है। सिर्फ एलर्जी अटैक की वजह से? यस। हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनवीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर जिसके बारे में आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है एलर्जी। आई नो इसका नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में तमाम तरह की एलर्जीज आ गई होंगी, स्किन एलर्जी, फूड एलर्जीज और बहुत सारी चीजें। लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर ये एलर्जीज होती क्या है, कैसे ट्रिगर हो जाती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या अगर एक बार एलर्जी हो गई तो ये लाइफ टाइम वैसे ही रहती है या इसे कभी खत्म किया जा सकता है भी या नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस सेशन में हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जो इस फील्ड के लिए और इस सेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शरद जोशी जो कि डायरेक्टर और एचओडी है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट पे मैक्स हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। जी। सबसे पहले तो डॉक्टर यही बताइए कि जैसे अभी मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, इस टाइम पर ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत सारी एलर्जीज एकदम अचानक से ट्रिगर हो जाती हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बारिश के मौसम में हर जगह सीलन होने लगती है, पानी की सीपेज होने लगती है, जो दीवारें सूखी थी वो गीली हो गई हैं। उसकी वजह से जो भी डैम्प सरफेस होती है उस पर फंगस ग्रो करने लगती है, फंगल या फफूंद के स्पोर्स ग्रो करने लगते हैं। और यही फफूंद जब आप इनहेल कर जाते हैं, जब आपके नाक में या सांस की नली में चले जाते हैं तो वो आपको एलर्जी डेवलप करने लगती है। ओके। दूसरा रीज़न ये है कि जो पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं उसकी वजह से भी जो रेत में या मिट्टी में जो फंगस है, फफूंद है, उसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और वो उसके ड्रॉपलेट्स बढ़ने लगते हैं। उन ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस और एलर्जीज ये बढ़ने लगती है। तीसरा, हवा की नमी की वजह से जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनकी नाक ब्लॉक होने लगती है, नाक की म्यूकोसा स्वेल होने लगती है, साइनोसाइटिस या नेजल एलर्जीज बढ़ने लगती हैं। तो जो टेम्परेचर है और जो नमी है, इन दो वजहों से इस मौसम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं।
ओके, तो अगर किसी को समझना हो कि एलर्जी होने का एग्जैक्ट रूट कॉज क्या होता है, तो फिर आप उसे कैसे बताएंगे? देखिए, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर जेनेटिक, ओके, कि फैमिली ज़्यादातर एलर्जीज फैमिली में रन करती हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री में चल वो रही है फैमिली तो वो हिस्ट्री में आपको चल भी रही होगी। है जी। पर ये जरूरी नहीं है कि मदर को एलर्जी की वजह से अस्थमा अगर था तो हो सकता है बच्चों में अस्थमा ना हो, स्किन एलर्जी डेवलप हो जाए या अच्छा, नेजल एलर्जी डेवलप हो जाए। ओके, तो एलर्जीज है वो फैमिली में रन करती हैं, ट्रैवल करती फैमिलीज है। में ट्रैवल करती हैं। हुँ, सेकेंडली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो अगर हम जैसे दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात हाँ, करें तो क्योंकि पॉल्यूशन लेवल्स बहुत हाई ज़्यादा होते हैं, है। तो इस वजह से एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ओके। तो एक बेबी के बर्थ के बाद हुँ, अगर किसी बच्चे को लो इम्यूनिटी की वजह से या किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से रिपीटेडली वायरल इन्फेक्शंस अगर होते हैं, ओके, तो उसकी बॉडी की डिफेंस का डेविएशन इस तरह से होता है कि वो ओवर रिएक्ट करने लगता है या एलर्जिक हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। ओके। अगर बर्थ के बाद इन्फेक्शंस कम हैं हुँ, और या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, तो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि वो आपकी डिफेंस को क्रिएट करती है, एलर्जीज को क्रिएट नहीं करती। अच्छा, ओके। तो ये इस हिसाब से वर्क भी तो करता है जेनेटिक बेसिकली। फैक्टर्स है, बर्थ के बाद वाले फैक्टर्स है और हुँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो डिसाइड करती है कि कितनी एलर्जीज होंगी, किस किस को एलर्जीज डेवलप हो सकती है। ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ भी होती हैं? टाइप ऑफ एलर्जीज देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गन पे डिपेंड करता है। हुँ, जैसे रेस्पिरेटरी एलर्जीज में अगर नेजल एलर्जीज हैं तो किसी भी पर्टिकुलर एक्सपोजर पे या पोलन्स पे या फूल आने पे या किसी जैसे ऑटम में स्पेशली पत्ते झड़ने पे कुछ लोगों को स्नीजिंग शुरू होने लगती है, छींक आने लगती रिकरेंट है। स्नीजिंग होती हैं, हेडेक होने लगते हैं, रनिंग नोज होता है, ब्लॉक नोज होता है, इस तरह के अच्छा, सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। या और सीवियर रेस्पिरेटरी एलर्जीज में जब लंग्स इन्वॉल्व होने लगते हैं तो अस्थमा डेवलप होता है, सांस की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगती है, ओके, उसकी वजह से सांस की तकलीफ बढ़ती है। ठीक है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज होती हैं, जैसे अगर उनके आप सोप का ब्रांड या उनके शैम्पू का ब्रांड अगर आप चेंज कर चेंज देंगे कर दें। तो उससे रिएक्शंस होने लगेंगी। ओके। कभी कभी स्पेशली कोविड के बाद जो हमने बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखा, कोविड के दौरान जब कॉस्मेटिक्स यूज नहीं हुए हुँ, और कोविड खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स जब यूज किए लोगों ने तो उससे एलर्जी और रिएक्शंस होने लगी। होने लगा है, ओके। फूड एलर्जीज अलग से होती है, स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ही कॉमन फूड एलर्जीज हैं जैसे सी फूड एलर्जी, हाँ, वो बहुत सीवियर फॉर्म में होती हैं। तो जिन इंसानों को, जिन लोगों को, जिन इंडिविजुअल्स को सी फूड एलर्जी है, फिश से या प्रॉन से या किसी और पर्टिकुलर हुँ, चीज़ से, तो वो बहुत सीवियर होती है, उसमें किसी भी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता किसी भी ऑर्गन एज़ इन? है। एज इन वो फूड एलर्जी है, ठीक है। बट सांस की नलियों में भी उससे सिकुड़न आ सकती है। अच्छा, और वो फूड एलर्जी, सी फूड के कंजम्पशन से इतनी सीवियर एलर्जीज हो सकती है कि पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो जाए, पेशेंट को वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़े। और ओके, वो सीवियर, मोस्ट सीवियर फॉर्म जो एलर्जी होती है उसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, जो डेंजरस हो सकती है। ओके। अब रिसेंटली अभी आपने सुना होगा, एक इनफैक्ट राजस्थान में भी एक हेल्थ मिनिस्टर हुए हैं, उनको बी स्टिंग से हाइपर सेंसिटिविटी की एलर्जी थी। बी तो स्टिंग्स? मतलब अगर मधुमक्खी उन्हें काट लेगी हाँ, हाँ। तो ओवर रिएक्शंस की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की वजह से उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अच्छा, तो उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है यस, कि इस तरह के मधुमक्खी उन्हें पेशेंट्स ना को, काटे? इस तरह के पेशेंट्स को एड्रेनालिन करके एक ड्रग होती है, उसके इंजेक्शंस कैरी करके चलना पड़ता है। अच्छा, तो अगर इन सच काट ले तो फिर जी, उन्हें फिर से लगाना वो पड़ेगा इंजेक्शन इंजेक्शन? लगा के अपनी जान को बचा सकते हैं। ओके, तो मतलब ये इतनी सारी सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं। जी। आज तो हम लोग खैर रेस्पिरेटरी एलर्जीज पर ही बात करेंगे। तो एक चीज़ बताइए कि आपने जैसे कहा कि स्नीजिंग जो है एक कॉमन सिम्पटम है, तो लोग भी यही सोचते हैं कि अगर किसी को कोई एलर्जी डेवलप हो गई है तो किसी चीज़ में छींक आ रही है तो ये एलर्जी का साइन है। इसके अलावा और कौन-कौन से सिम्टम्स होते हैं? स्पेशली रेस्पिरेटरी एलर्जीज में हुँ, नेजल सिम्टम्स हैं, जैसे रनिंग नोज की बात ठीक की है। हमने, हुँ, हुँ, ब्लॉक नोज की बात की, स्नीजिंग की बात की और हेडेक की बात की। ठीक है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को पर्टिकुलरली कोई पंजेंट सॉस खाने की वजह से गले में इरिटेशन हो सकती है, गले में स्वेलिंग आ सकती है, आवाज़ चेंज हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग या सूजन आ सकती है। ओके, ये सिम्टम्स होने लगते हैं। कन्फ्यूज़न वहाँ होता है जहाँ एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हाँ, सिमिलर अटैक होने लगते हैं। एग्ज़ैक्टली, वो टेम्परेरी है ठीक और है, वो रिकरेंट नहीं होता। वो तब होगा जब किसी वायरल इन्फेक्शन में आप ग्रसित हो जाएँगे, तो आपको इस तरह के अपर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स आने लगेंगे। ठीक है। जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनका पर्टिकुलरली एक जो रिलेशन होगा वो एक पर्टिकुलर एक्सपोजर पे होगा कि इस एक्सपोजर पे ही ये स्नीजिंग होती है, या पर्टिकुलर परफ्यूम यूज़ करने पे होता है, या पर्टिकुलरली स्टोर में अलमीरा ओपन करता हूँ तो स्नीजिंग होती है, या डस्टिंग अगर मेड करके जाती है तो स्नीजिंग होने लगती है। अच्छा, तो उस तरह की वो कोरिलेशन आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये एलर्जिक सिम्टम्स हैं
या ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो ये चीज़ें देखनी जी। चाहिए। तो डॉक्टर जैसे आप तो इतने सारे पेशेंट्स डील करते हैं, आपके पास आते हैं, जी। तो वो मोस्टली कौन से कॉमन एलर्जीज़ लेकर के आते हैं कि उन्हें किस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी ज़्यादा है, जो आपको भी सुनने देखने को मिलता है? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एलर्जी कंट्रोल करने के लिए या अस्थमा वाले सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं, और फाइनली ये होता है कि इन पेशेंट्स को हमें एलर्जिक टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि ये पता लगे कि कौन कौन से एलर्जेंस हैं। सो टिपिकली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में हम 150 डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस चेक करते हैं। मतलब 150 चीज़ों से उनको एलर्जी है कि नहीं है? हाँ, ये टेस्ट किया जाता है, ये ठीक चेक है। किया जाता है। ओके। वो आप ब्लड से भी कर सकते हैं टेस्ट करके, या प्रिक टेस्ट होता है जिसमें उस पर्टिकुलर एलर्जन की ड्रॉप के थ्रू प्रिक करके या नीडल चुभा के रिएक्शंस देखी जाती हैं। तो एक बार इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके बताइएगा कि एलर्जी टेस्ट एग्जैक्टली कैसे किया है, मतलब कैसे पहचाने कि हमें कोई सो एलर्जी है? एलर्जिक टेस्ट पे मैं फिर से आऊँगा। पहले आपका जो सवाल है हाँ, कि हाँ। कॉमन क्या है? हुँ। सबसे कॉमन एलर्जीज़ जो हैं वो है डस्ट, धूल। डस्ट माइट, हुँ। कॉकरोच, कॉकरोच? यस, एनिमल डेंडर्स, एनिमल डेंडर्स एज़ इन? एज़ इन जैसे पेट्स होते हैं, अच्छा, तो तो उनके उन फर पेट की जो वगैरह है। ड्रॉपिंग्स हैं, हाँ। उनके जो फर हैं, हुँ, या अगर किसी ने बर्ड पाल रखा है तो उसकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, उनसे एलर्जी हो सकती हो है। सकती है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं, जैसे पार्थेनियम करके एक प्लांट है, कांग्रेस ग्रास, ओके। नथिंग पॉलिटिकल, पार्थेनियम नाम है, हुँ। और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को, उसके एक्सपोजर की वजह से भी अस्थमा वाले सिम्टम्स होने लगते हैं, प्लांट्स की वजह से प्लांट्स भी? की वजह से। ओके। तो ये सारे मोस्टली ये कॉमन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी एलर्जीज लोगों में हुँ। देखी गई हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कुछ लोग अलमारी खोलने पर भी उन्हें स्नीजिंग एलर्जीज़ होने लगती है, यस। ट्रिगर हो जाते हैं, तो इस टाइप के कुछ ऐसे क्या है जो हमने सुने नहीं है, जो आप बता सकते हैं सो थोड़ा? जैसे घर के अंदर अगर बात करें तो स्टोर इज वन प्लेस जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होती है, हाँ, क्योंकि करेक्ट। वहाँ रिपीटेडली क्लीनिंग नहीं होती। तो हुँ। आप अगर स्टोर में एक अलमीरा खोलेंगे तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू डस्ट। डस्ट। तो आपको जैसे ही डस्ट उड़ेगी आप तुरंत छींकने लगेंगे, खांसने लगेंगे। तो ऐसा भी है क्या कि आउटडोर तो एक फैक्टर है कि आपकी एलर्जी जो है वो डेवलप हो सकती है, जैसे डस्ट हो गए या प्लांट्स हो गए। इंडोर में भी ऐसे कुछ है कि हमारे इंडोर घरों में में भी बहुत ऐसे सारे हैं? एलर्जेंस हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को और एलर्जीज को ट्रिगर कर बढ़ा सकता सकते हैं, है। ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे जैसे कॉमनली हम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर फ्लोर क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग जो लिक्विड्स वगैरह होता लिक्विड्स है। होते हैं, हुँ, हुँ। तो उनमें एरोमा होती है हुँ, एक डिफरेंट तरह, और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो डायरेक्ट लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसे ही इनहेल करते हैं आपको स्नीजिंग होने लगती है। ओके। तो ये भी एक हो सकता यस, है। ये बहुत सारे, जैसे कुछ घरों में ये होता है कि आपने पेस्ट कंट्रोल करवाया और उसके बाद आपको एलर्जीज डेवलप हो हाँ, गई। ये सो भी वो हो किसी सकता भी है। तरह के केमिकल एक्सपोजर पे ऐसा हो सकता है। तो केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी एलर्जीज जो है वो यस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो टेस्ट पर ही आते हैं। जी। हम कैसे पहचाने कि हमें कोई पर्टिकुलर एलर्जी है, क्या टेस्ट कराना चाहिए? अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं हुँ, हुँ। और उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन की रिपीटेडली ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। उस केस में हमें एलर्जी टेस्टिंग करना चाहिए। ओके। रूटीन में हम एलर्जी टेस्टिंग रिकमेंड नहीं नहीं करते हैं। जो भी मेडिकल सोसाइटीज़ हैं वो भी अब रूटीन में मेडिकल एलर्जी टेस्टिंग नहीं रिकमेंड करती है। ओके। टिपिकली क्योंकि पेशेंट्स जो हैं, प्रिक टेस्ट जो एक तरीका होता है जिसमें 150 एलर्जेंस की ड्रॉप्स एक फोर आर्म पर स्प्रेड करके उसमें से प्रिक किया जाता है। अब आप किसी पेशेंट को या किसी इंसान को बिठा दें और 150 प्रिक करें तो इट्स ए पेनफुल थिंग। ये सुनने में ही दर्द पीड़ादायक करेक्ट, लगता है। 150 बार। ऐसा इतना पीड़ादायक ये नहीं होता है। ठीक है। किया जा सकता है, करते हैं पेशेंट्स में, अब भी किया जाता है, पर ये सुनने में बहुत पीड़ादायक लगता है और इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे फेड ऑफ हो रही है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अब ब्लड के थ्रू ही एलर्जेंस का टेस्टिंग किया जा सकता है और उसमें डिफरेंट पैनल्स चेक किए जा सकते हैं। फूड एलर्जी के पैनल अलग हैं, रेस्पिरेटरी एलर्जी के पैनल अलग हैं, डर्मा या स्किन एलर्जी के पैनल्स अलग हैं। तो मतलब जो रेस्पिरेटरी वाले एलर्जेंस हैं उनको कैसे ब्लड टेस्ट के ज़रिए चेक किया जाता है? सो इन एलर्जेंस के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप होती है उनका ऐसे या उनका लेवल्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी का हम लोगों ने ब्लड टेस्ट ले लिया, फिर उसको लैब में भेजेंगे वहाँ टेस्टिंग के वहाँ लिए। टेस्टिंग होगी और वो तो लेवल्स अगर रेंज के बियॉन्ड है, हम्म, इसका मतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं क्या शरीर। रेंज होती है वो एक? वो हर एलर्जन के लिए डिफरेंट है, Okay. सो रेफरेंस रेंज साथ में मेंशन होती है उसकी। ठीक है, तो वहाँ पे 150 सिर्फ रेस्पिरेटरी एलर्जेंस चेक किए जाते हैं या ओवरऑल? दैट इज ओवरऑल, बट रेस्पिरेटरी Okay. एलर्जी के लिए 150 एलर्जेंस टिपिकली चेक किए जाते टिपिकली चेक किया जाता है। ओके, तो अगर जैसे किसी को पता चल गया कि हाँ उन्हें ये पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, तो बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका फिर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हैं।
सो आउट ऑफ 150 अगर एक दो या तीन एक लिमिटेड एलर्जेंस हैं जो आप पिक कर पाएँ कि हाँ डस्ट है या कॉकरोच है या माइट है या फंगस है, तो सबसे पहली एडवाइस होती है एलर्जन को अवॉइड करना। क्योंकि किसी भी एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए जितने भी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स या मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, जितने भी नेजल स्प्रे या इनहेलर्स यूज़ करते हैं, जितने भी स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सब के इफेक्ट के इक्विवेलेंट इफेक्ट एलर्जन अवॉइडेंस है। जितना आप अवॉइड तो आप जितना एलर्जन अवॉइड कर देंगे उतना ही इन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कट ऑफ हो जाएगी। तो जैसे डस्ट वाली चीज़ तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आउटडोर में भी निकलेंगे तो वो तो होगा ही। इट डिपेंड्स, Okay. बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एनसीआर में हैं जिनको बहुत एलर्जीज हैं, मौसम बदलने के साथ एलर्जी होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के साथ एलर्जी होती है, बट कोइंसिडेंटली अगर जॉब रिक्वायरमेंट्स की वजह से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई अगर गोवा शिफ्ट हो गया है या बेंगलोर शिफ्ट हो गया है, तो उन एलर्जेंस की एक्सपोजर कम होने की वजह से उनके सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। ओके। तो कोई भी एलर्जी या कोई भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स या डिजीज़ जो है वो एरिया स्पेसिफिक है, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं तभी डेवलप होती है। ओके। तो अगर जैसे जो जिन लोगों को कोई एलर्जी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अपने साथ में रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, और ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर एलर्जीज हैं और क्या रिएक्शंस होती हैं। ओके। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बाहर गए हुए थे, 2 डॉक्टर्स मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनमें से एक डॉक्टर को सी फूड एलर्जी हुई। ओके। वो अननोइंगली ब्रेकफास्ट में उन्होंने सी फूड खाया, हाँ जी। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं अटेंड कर पाए। वी हैड टू रश हिम टू इमरजेंसी इन अ फॉरेन कंट्री बिकॉज उनका ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया था और वीजिंग होने लगी थी, चेस्ट में टाइटनेस डेवलप हो गई, चेहरे में स्वेलिंग आ गई। अच्छा। तो वहाँ ले जाके उन्हें 2-3 घंटे तक इंजेक्शंस लगाने पड़े, ऑक्सीजन देनी पड़ी, हम्म। और वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू एडमिशन के लिए रिकमेंड किया। आईसीयू में फिर कैसे उन लोगों ने फिर तो मैनेज किया? अगर आपको अपनी एलर्जी नहीं पता है तो इट्स अ ट्रबल समथिंग। हाँ, करेक्ट। कुछ एलर्जीज आपको अगर पता है तो उसको अवॉइड करना है, और एंटी एलर्जिक्स या जो भी मेडिसिन आपके लिए कारगर हैं वो अपने साथ इमरजेंसी लिस्ट हमेशा रखनी चाहिए। ओके। अच्छा, आपने जैसे कहा कि उनको सी फूड एलर्जी हो गई तो ये सारे सिम्टम्स दिखने लगे, तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज में अगर किसी को ट्रिगर हो गया है तो फिर तुरंत में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर एलर्जी का कोई अटैक आ गया है तो? सिम्टम्स सेम रहेंगे, स्नीजिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। वीजिंग शुरू हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, वॉइस चेंज हो सकती है। वीजिंग शुरू होने का मतलब है साथ में सांस फूलने लगेगी। वीजिंग क्या होता है? वीजिंग सांस में हमारी जो ब्रीदिंग है इट्स ए क्वाइट ब्रीदिंग, इसमें कोई नॉइज नहीं होता, क्योंकि हम अपनी ओपन एयरवेज के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं। जब एयरवेज के अंदर स्वेलिंग की वजह से, एलर्जी की वजह से स्वेलिंग आने लगती है तो एयरवेज सिकुड़ने लगता है। ठीक है। तो जब विंड पाइप सिकुड़ने लगता है तो उसमें विस्लिंग जैसी साउंड्स आती हैं। आई कैन मिमिक। सो जब आप एक क्लोज्ड या टाइट एयरवे के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो विंड से इस तरह की विस्लिंग साउंड्स आने लगती हैं, और ये विस्लिंग साउंड्स अलार्मिंग हैं, डेंजरस हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो इसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी। अगर इस टाइम पर कोई सफिशिएंट चीजें नहीं कर पाए, लेट सपोज, तो फिर वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऑक्सीजन तेजी से नीचे गिर रहा है तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, डेथ हो सकती है। सिर्फ एलर्जी अटैक की वजह से। यस, जो मैं आपको मेंशन कर रहा था कि मधुमक्खी के काटने से भी अगर एड्रेनालिन मेडिसिन का इंजेक्शन ना दिया जाए तो उनकी डेथ हो सकती है। ओके। तो अगर जैसे किसी को एलर्जी अटैक आ रहा है, हमारे आसपास में कोई है वैसा, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और क्या करना चाहिए अगर हमें दिखे कि हाँ हमारे सामने किसी को कोई एलर्जी अटैक आ रहा है तो? उस सिनेरियो में अगर उनके बिलोंगिंग्स में, उनके बैग में, उनकी पॉकेट में अगर कोई रेस्क्यू मेडिसिन है तो वो तुरंत उन्हें इमीडिएटली एडमिनिस्टर करनी चाहिए। ठीक है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख लेना चाहिए जिससे उनका एक्सपोजर कम हो। मान लीजिए वो किसी पार्क में है या किसी फ्लावर, किसी पोलन की वजह से या किसी फ्लावर की वजह से उनको ये एलर्जी हुई है, तो हमें उस एक्सपोजर से दूर कर लेना चाहिए। या कुछ पेशेंट्स होते हैं कहीं कचरा जल रहा है या कोई चीज़ जल रही है और उस धुआं से भी एलर्जी हुई, तो आपको उस एक्सपोजर से, उस इंजुरी से दूर ले जाना है। ठीक है। एक प्रॉपर वेंटिलेटेड हेल्दी एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर लेना है ताकि उनका एलर्जी ट्रिगर कंट्रोल किया जा सके। ट्रिगर कंट्रोल होगा तो सिम्टम्स भी कंट्रोल होने लगेंगे। ओके। और फिर अगर हॉस्पिटल ले जाने की नौबत पड़ी है तो इमीडिएटली इमरजेंसी नंबर डायल करके एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए। बिकॉज अगर रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं तो सबसे पहले वीजिंग होगी, सांस की नलियों में सिकुड़न आएगी, पेशेंट का ऑक्सीजन गिरने लगेगा, विच इज़ लाइफ एंड डेथ।
तो अगर पेशेंट का ऑक्सीजन नीचे कम होने की नौबत आ गई है तो अनडाउटेडली एम्बुलेंस कॉल करके उन्हें इमरजेंसी या आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, तो अगर कोई पर्सन आपके पास ऐसे सिचुएशन में आता है, फिर आप लोग कैसे डील करते हैं उनके साथ, तुरंत उनको बैक टू नॉर्मल लाने में? सो इट डिपेंड्स कि किस सीवियरिटी में पेशेंट आया। अगर बहुत सीवियर कंडीशन होती है, ऑक्सीजन भी कम है, पेशेंट का पल्स भी फीबल हो रहा है या ब्लड प्रेशर भी अगर उसकी वजह से गिरने लग गया, तो इसमें रेस्क्यू रेजिम यूज़ करनी पड़ेगी। आपको हाई डोज स्टेरॉइड शुरू करने पड़ेंगे, आईवी फ्लूइड्स या ग्लूकोज सलाइन जो है उस वो डेफिनेटली चढ़ाना एडमिनिस्टर करना पड़ेगा तुरंत। और इसके अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन इंजेक्टेबल फॉर्म में देनी होंगी, साथ ही साथ एयरवे को ओपन करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन नेबुलाइज फॉर्म में, इनहेल्ड फॉर्म में देनी पड़ती हैं। अच्छा। तो वो पेशेंट अपनी ब्रेथ के साथ उनको इनहेल करता है ताकि एयरवे के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, एयरवे के अंदर जो स्वेलिंग हुई है, उसको कंट्रोल किया जा सके लोकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन से। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे मेडिसिन जो ली जाती हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं अगर लंबे टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो? देखिए, जब एक टाइम ऐसा भी था जब नेजल एलर्जी के लिए, रेस्पिरेटरी एलर्जी के लिए और अस्थमा के लिए सिर्फ टैबलेट्स ही अवेलेबल होती थी हाँ, या करेक्ट। इंजेक्शंस होते थे। थैंकफुली मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट के साथ में बहुत सारी मेडिसिन अब इनहेल्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इनहेलर जैसे। इनहेलर्स की तरह। सो इनहेल मेडिसिन जो है वो इनहेलर्स हो सकते हैं, प्रेशर्ड इनहेलर्स, या ड्राई पाउडर इनहेलर्स हो सकते हैं, या नेबुलाइजेशन फॉर्म में हो सकते हैं। इसी तरह से नेजल एलर्जीज के लिए नेजल स्प्रे आते हैं। पहले ये मेडिसिन ओरल फॉर्म में लेनी पड़ती थी तो उनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। अगर पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत है और आप रिपीटेडली ओरल स्टेरॉइड्स लेते रहेंगे तो उसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट सर से पैर तक किसी भी ऑर्गन पर हो सकते हैं। ओके, और क्या हो सकते हैं पॉसिबली? जब आप सिस्टमिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं तो ब्रेन में फॉरगेटफुलनेस बढ़ सकती है, एक्साइटमेंट बढ़ सकता है, इलेशन हो सकता है, आईज में कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, ब्लैक कैटरेक्ट या जिसको ग्लोकोमा कहते हैं वो डेवलप हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ओरल म्यूकोसा में अल्सर्स आ सकते हैं, वेट बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने लगता है, स्किन थिन हो जाती है, ब्लीडिंग पैचेस बनने लगते हैं। सो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हंड्रेड्स हैं और सिर से पैर तक बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं। इनफैक्ट नेल जैसे ऑर्गन, नेल जैसे पार्ट में भी फंगल इन्फेक्शंस आ सकते हैं अगर आप ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं। तो थैंकफुली जो इनहेल्ड ड्रग्स हैं, इनहेल चाहे नेजल स्प्रे में आप स्टेरॉइड डाल रहे हैं, चाहे नेबुलाइजेशन में आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, उनके दो एडवांटेजेस हैं कि वो मेडिसिन लोकली जहां एक्ट करना है वहां एडमिनिस्टर की जा रही है, तो उसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो बॉडी के और दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जा रहा है। सेकेंडली उसकी डोजेज ओरल डोजेस से या इंजेक्टेबल डोजेस से बहुत बहुत कम होती है, 1/10 1/20 रेशो में होती है। ओके। तो आपने डोज, ओवरऑल डोज कम कर दिया है, साथ ही साथ आपने लोकल एप्लीकेशन कर दिया है, तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। ठीक है। तो आपने जैसे मेडिसिन के अलावा जो चीज़ें बताई, एक बार और बताइएगा कि अगर मतलब किसी को एलर्जी है तो दवाइयों के अलावा उनके पास और क्या-क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो, चाहे स्किन एलर्जीज हो, चाहे फूड एलर्जीज हो, अवॉइड योर एलर्जन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ठीक है। जब तक एलर्जन एक्सपोजर नहीं होगा डिजीज प्रोग्रेस नहीं करेगी, इट विल नॉट ट्रबल यू। अगर एलर्जीज डेवलप हुई है देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफ सेविंग इज मेडिसिन। आप अपनी मेडिसिन को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी जैसे अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में स्पेशली अस्थमेटिक्स जो होते हैं उनमें 2 पीक्स होती हैं सीजन चेंज होने पे, जैसे मार्च अप्रैल में या अक्टूबर नवंबर में मैक्सिमम ट्रिगर्स होते हैं, जिस समय फसल कटने लगती है, जिस समय घास जलाई जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में उस पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना और अपनी मेडिसिन को मोर रेगुलरली लेना है, ताकि एपिसोड्स ना हो, ब्रेक थ्रू एपिसोड्स ना हो और आपको रेस्क्यू मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। ओके। तो जैसे आपने नेबुलाइजर्स की बात की या नेजल स्प्रेज की बात की, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि आज के समय में ये कितने इफेक्टिव हैं, मतलब जो लोग एलर्जिक हैं उनके यूज। ये बात आम इंसान को, आम जनता को बहुत अच्छे से समझ रही है। बहुत सारे लोगों में एक मेंटल ब्लॉक है, सर सारी टैबलेट्स दे दीजिए, इनहेलर कोई नहीं लेंगे। ये एक मेंटल ब्लॉक है, लोगों को ये समझना पड़ेगा। इनहेलर्स आर बेस्ट फॉर देम। किसी भी एलर्जिक, अस्थमा, राइनाइटिस के पेशेंट्स के लिए नेजल स्प्रे या इनहेल्ड मेडिसिन, चाहे वो ड्राई पाउडर हो, चाहे वो इनहेलर हो, चाहे वो नेबुलाइजेशन हो, इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उसमें दवा की मात्रा कम है, उसमें दवा के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप टैबलेट्स को अवॉइड करें और इनहेल्ड डिवाइसेस को
नेबुलाइजेशन को, इनहेलर को या ड्राई पाउडर इनहेलर्स को या नेजल स्प्रेस को कंटिन्यू करें। बट लोगों में आई थिंक ये स्टिग्मा और टैबू है कि हमें अस्थमा है तभी हम ये यूज कर रहे हैं ये या कोई दिस बहुत बड़ी इज बीमारी हो गई है। एक्चुअली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों को ये समझना चाहिए कि साइंस के डेवलपमेंट के साथ ये दवाइयाँ डेवलप की डेवलप गई हुई हैं। है एग्जैक्टली। मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा आपको, अस्थलिन करके एक दवा आती थी विच इज़ वेरी वेरी चीप, बहुत ही सस्ती दवा है। और टैबलेट। टैबलेट और अस्थमा के सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। ठीक। पर वो टैबलेट 4 मिलीग्राम की टैबलेट अगर आप दिन में 3 बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको ट्रेमर्स होने लगेंगे, आपको टेकीकार्डिया होने लगेगा, पैल्पिटेशंस होंगे, हार्ट रेट आपका 130 से ऊपर चला जाएगा। अच्छा। और उसी ड्रग का, उसी मेडिसिन का अगर आप इनहेलर 4 बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये साइड इफेक्ट नहीं होंगे या कम होंगे, क्योंकि Okay. दवा की मात्रा कम हो गई है और जहां उस दवा को काम करना है वो डायरेक्टली वहीं अप्लाई की जा रही है। एग्जैक्टली। तो ये साइंस के डेवलपमेंट से बेटर मेडिसिन बनाई गई हैं। तो इसके साथ कोई टैबू या कोई स्टिग्मा अटैच करने का कोई मतलब नहीं बनता। करेक्ट। बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर से सिर्फ इसलिए खफा हो जाते हैं कि सर आपने तो अस्थमा लिख दिया। हाँ। नाउ दिस इज अ फैक्ट। आप अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने अगर आपका डायग्नोसिस अस्थमा बना दिया है या ब्रोंकियल अस्थमा लिखा है, समस्या को इग्नोर करने से समस्या हल नहीं होती है। यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वर्क ऑन इट। और जो उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च एस्टैब्लिश्ड है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। उसको झुठलाने से आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को ऐसा लगता है हमें ये बीमारी तो है, ये बीमारी है ही नहीं और इसके लिए हम इनहेलर तो यूज ही नहीं करेंगे, विच इज डबल ट्रबल। एग्जैक्टली। अच्छा, अस्थमा की बात हो रही है तो ये भी बताइए कि कोई भी एलर्जी अस्थमा में कब डेवलप हो जाती है और उसमें वो सिनेरियो में क्या हो सकता है? सो बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ नेजल एलर्जी होती है और नेजल सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट अपनी एलर्जी और अपने ट्रिगर्स को वहां कंट्रोल ना करे, सीवियरिटी बढ़ेगी तो अस्थमा में कन्वर्ट होगी। बहुत सारे पेशेंट्स में एलर्जी किसी और तरह से मैनिफेस्ट कर सकती है। कुछ पेशेंट्स में वो रेस्पिरेटरी एयरवेज में मैनिफेस्ट करती है। जब वो एयरवे मैनिफेस्ट करती है तो वो अस्थमा बन जाता है। बट अगर आप ट्रिगर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और अर्ली इंटरवेंशन नहीं करेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली अस्थमा भी होगा और सीवियर फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा। ओके। तो कोई एज ग्रुप है जिसमें एलर्जीज जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है? टिपिकली यंग एज में, यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, बट एडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी होता है, एडल्ट ऑनसेट एलर्जीज भी होती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को कभी डायबिटीज़ नहीं था, कोविड इन्फेक्शन के बाद उनमें डायबिटीज़ डेवलप हुआ। उसके 2 फैक्टर थे। एक, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्यूरिंग कोविड, उससे भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ डेवलप हुआ। सेकेंडली, किसी भी तरह का वायरस, जैसे कोविड एक वायरस था, इसी तरह से कोई भी और वायरस जब शरीर में जाता है तो वो आपकी बॉडी की डिफेंस या इम्यूनिटी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है, जिससे आपकी रिएक्शन एबनॉर्मल हो जाती है। आप एलर्जिक पहले नहीं थे, बाद में डेवलप हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? वायरल इन्फेक्शंस के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो डॉक्टर, जो ऐसे वायरसेस होते हैं, आपने कहा थोड़ी सी हमारी इम्यूनिटी को हिला देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे विद टाइम डेवलप हो सकते हैं, जो भी एलर्जीज हैं। तो कोई एलर्जी हो रही है, इसमें हमारी फिर इम्यूनिटी का कितना रोल है? ऐसा है कि इम्यूनिटी जितनी कम होती, एलर्जी का रिस्क उतना बढ़ता है हमारे शरीर में? ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके, जो हमारी इम्यूनिटी है, ये बॉडी डिफेंस है, ये डबल एज स्वॉर्ड है। ओके। तो जब इम्यूनिटी कम होने लगती है किसी भी इंसान के शरीर में, अगर इम्यूनिटी कम होगी तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अटैक करेंगे और आप इन वजह से बीमार हो जाएंगे। ठीक है। जब इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है, तब आप एबनॉर्मल रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। मतलब इम्यूनिटी ज्यादा है? यस। तो डिफेंस आपका ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये कैसे समझेंगे? देखिए, इस तरह से समझना है। जैसे एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। घर में एक सब्जी बनी है, 5 लोग उसे बहुत अच्छे से टेस्टी बता के खा रहे हैं, किसी एक इंसान को वो स्पाइसी ज़्यादा लग रही है। दिस इज योर ओवर रिएक्शन या ओवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स समथिंग। बिल्कुल ऐसे ही एलर्जी में, सेम घर में, एक ही घर में, सेम फैमिली के अंदर एक इंसान नई चादर, मतलब पुरानी चादर निकाल के ओढ़ेगा और छींकने लगेगा, बाकी सारी फैमिली आराम से सो रही है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो ये जब बॉडी डिफेंस या इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शंस होने लगते हैं। जब इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है तो एलर्जीज डेवलप होती है या हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। तो योर बॉडी इज ओवर रिएक्टिंग टू समथिंग। ओके, तो ऐसा है। तो इसलिए एलर्जी एक, या इम्यूनिटी जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। कम होगी तो इन्फेक्शंस होंगे, ओवर एक्टिव होगी तो एलर्जीज डेवलप होगी।
बैलेंस पे फिर रखने के लिए हम क्या So, करें? ये बैलेंस जो है ये शरीर में हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। हम्म, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए तौर पर कहा जाए कि जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम कहते हैं ये डिजीज़ है, एनीमिया है। हाँ, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा या आयरन की टैबलेट्स देनी पड़ेंगी या विटामिन की टैबलेट्स देनी हम्म, पड़ेंगी। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स में एब्नॉर्मली हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनने ज्यादा लगता होता है। है, हाँ, करेक्ट। वो भी एक डिजीज़ है और उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो बॉडी में हर चीज़ एक नैरो विंडो के अंदर चाहिए। अगर वो कम है तो डेंजरस है, अगर वो ओवर है वो तो भी भी डेंजरस है। डेंजरस है, एंड द सेम थिंग इज ट्रू फॉर डिफेंस। अगर एग्जैक्टली। आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है तो भी डेंजरस हो सकती है, और जब वो अंडर रिएक्ट कर रही है तब भी वो डेंजरस हो सकती है। ओके, तो तो डॉक्टर इस इसमें, हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो स्पेशली एलर्जीज में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो जेनेटिकली आपकी बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर है उसको आप कम चेंज नहीं कर सकते, बट अपने एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करके आप जितना उनको अवॉइड करेंगे उतना आपकी एलर्जीज कंट्रोल रहेंगी, क्योंकि हर एक्सपोजर के बाद वो सीवियरिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है? यस। ओके, तो ये है क्या कि जैसे आपने कहा था कि बचपन से एलर्जीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जी। तो एलर्जीज एक समय के बाद खत्म भी हो जाती हैं या फिर वो लाइफ टाइम रहती हैं? कुछ पेशेंट्स में थैंकफुली कम भी हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कि उनका इम्यून स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है। ओके, तो बच्चे ओवर रिएक्ट करते हैं, बट जैसे जैसे उनका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम मैच्योर होता है, उनमें ये सिम्टम्स कंट्रोल भी हो सकते हैं। ओके। और जैसे आपने कहा जो जेनेटिक्स मैकेनिज्म है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में रन हो रही है एलर्जी तो वो हो सकता है कि आप में भी पास ऑन हो जाए। यस। तो कोई ऐसा है कि इतने चांसेस है कि पास ऑन होंगे ही होंगे, और हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे जो फैमिली एंसेस्टर्स हैं उनको थे तो वो हम में ना आए? देखिए, जेनेटिकली वी कैन नॉट कंट्रोल। ऑब्वियसली जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बहुत काम हो रहा है। जैसे कि नॉट इन एलर्जीज बट इन ब्रेस्ट कैंसर, अगर एलर्जेंस या जो जीन्स आइडेंटिफाई हुए हैं उन जीन्स की टेस्टिंग से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी की नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर था, फिर मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो हाउ टू प्रिवेंट इट। हाँ, वो डिलीशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, बट ठीक है। एलर्जी के लिए इस तरह की रिसर्च अभी इट्स स्टिल अ रिसर्च। ओके, अभी भी तो आप जेनेटिक लेवल पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एलर्जी के रिस्क को बढ़ाते हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जो चारों तरफ चल रहा है उसका जो डस्ट उड़ रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो यंगर जनरेशन है वो अपनी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग और टोबैको, और स्पेशली जो आजकल एक फैशन बन गया है हुक्का बार्स, हाँ, उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ एलर्जीज भी बढ़ेंगी। करेक्ट है। क्योंकि आप जितना इनहेल्ड पॉल्यूशन, इनहेल्ड केमिकल्स आप अंदर ले रहे हैं, उतने ही आप अपने इम्यूनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, और वो इम्यूनिटी कभी भी आपको परेशान करने वाली है, दिखा सकती है दिखा अपने सकती है अपनी हाँ, परेशानी। एग्जैक्टली। और जो ईटिंग आउट वाली आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि बाहर तो का उससे भी बाहर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अब वो नेचुरल स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की बजाय केमिकल स्पाइसेस और चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो ये सब भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन एलर्जीज से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच कर रह सकें, तो आप कुछ हमें ऐसे गोल्डन टिप्स बताएंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। ओके। उसको अवॉइड करना है बाय मैक्सिमम कैपेसिटी। फिर जो अनअवॉइडेबल फैक्टर्स हैं उनके लिए अपनी रेस्क्यू मेडिसिन, अपनी मेडिसिन को रेगुलरली फॉलो करें और अपने पास रखें। अगर वो रेगुलर यूज नहीं भी हो रही हैं तब भी रेस्क्यू के लिए आपको चाहिए, बिकॉज आप उस समय भाग के मेडिसिन लेने नहीं जा सकते। इट्स द टाइम इज लाइफ। करेक्ट। थर्ड, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए योगा करना है। फ्रेश फ्रूट्स डेफिनेटली आपकी डाइट में होने चाहिए। जूसेस जो एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है वो आपकी डाइट में होना चाहिए। ईटिंग आउट और बाहर का फूड जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। केमिकल्स, स्मोक, टोबैको, ये जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, ताकि आपकी एलर्जीज अंडर कंट्रोल रहें। ओके। डाइट से रिलेशन कितना है किसी भी एलर्जी के होने का? कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड्स हैं जैसे अगर हम खाएं तो एलर्जी के रिएक्शंस कम हो सकते हैं? देखिए, जो जैसे एग प्रोटीन एलर्जी है, कुछ पेशेंट्स में पीनट बटर एलर्जीज होती हैं, तो ये एलर्जेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आई कैन नॉट स्टैंड पीनट बटर और सी फूड फॉर दैट मैटर, और एग प्रोटीन एलर्जी। तो आपको वो कंटेंट जिस भी चीज में है वो अवॉइड करना है। इनफैक्ट अगर आपको एग प्रोटीन एलर्जी है तो आपको अपना शैम्पू भी कॉशियसली चूज करना है। अच्छा, उसमें भी अंडा नहीं होना चाहिए फिर? यस। ओके। तो वो
बिकॉज अगर उसमें एलर्जन है, हाँ, अगर उसमें वो प्रोटीन है तो वो प्रोटीन आपको एलर्जी ट्रिगर कर ट्रिगर सकता करेगा। है। तो आपको इस लेवल तक हर एलर्जन को अवॉइड करना है। ओके, तो जैसे इम्यूनिटी की जो बात आप कह रहे थे, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही हम कैसे कुछ ऐसे फूड आइटम्स खा सकते हैं जिसकी वजह से एलर्जी थोड़ी सी सो दब के रहे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डेफिनेटली फ्रेश फ्रूट्स एंड ओके, वेजिटेबल्स, सैलेड एंड जूसेस। इसके अलावा एक जो रिसेंट ट्रेंड हमने देखा है विटामिन डी, इसकी डेफिशिएंसी अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉपुलेशन में 70-80% पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ओके, सो विटामिन डी सिर्फ आपकी बोन हेल्थ या बोन की स्ट्रेंथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विटामिन डी आपकी बॉडी के डिफेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अपना विटामिन डी का लेवल चेक करें, अगर डेफिशिएंसी है तो उसको अंडर गाइडेंस पूरी तरह से सप्लीमेंट करें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी एलर्जीज और डिफेंस दोनों चीज़ें इंप्रूव होंगी। ओके, ठीक है। डॉक्टर ना, मेरे पास कुछ कुछ ऐसी मतलब केसेस हैं, वो हम आपसे चाहेंगे कि थोड़ा डिस्कस करना। मैंने अपने सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग देखे हैं, मेरे पापा का एग्जांपल ले लेते हैं। उनको सुबह उठते ही अचानक से 20-25 छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो ये फिर किस चीज़ का एक एलर्जी ट्रिगर हो सकता है सुबह उठते सहित? इसमें एक चीज़ हो सकती है कि नाक की कैविटी, जो नेजल कैविटी है, इसके साथ में कुछ साइनसेस हैं। ओके, वो जो स्कल है हमारा, उसमें हम्म, बोन में कुछ चैम्बर्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, जो एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं, ओके, और वो फिल्टर्स की तरह चोक हो जाते हैं। ठीक है, तो साइनोसाइटिस एक फैक्टर हो सकता है, और उसके लिए उनको एक्सरे सीटी स्कैन करके चेक करना चाहिए। अगर ये साइनोसाइटिस है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ईएनटी या एलर्जी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में पूरा करना चाहिए। उनको नेजल स्प्रे का यूज़ रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, तो नेजल प्रॉब्लम्स सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल होंगे। ठीक है। एक और केस अभी हम पढ़ भी रहे थे कि पेंट से भी लोगों को एलर्जी है, कि Yes. पेंट की जैसी स्मेल आती है Yes. तो उनकी स्नीजिंग शुरू हो जाती है, हेडेक्स होने लगते हैं। जी, तो इससे भी एलर्जी डेवलप हो सकती है? डेफिनेटली, बिकॉज जो पेंट का आप बात कर रही हैं उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देते हैं, ठीक है, और वो वोलेटाइल सब्सटेंसेज हैं। वो जैसे ही आप नया पेंट किसी घर में होता है तो वो वोलेटाइल सब्सटेंसेज हवा में फैले रहते हैं और नाक में जाकर के एलर्जी कर सकते हैं, स्नीजिंग शुरू कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हाइपो एलर्जिक पेंट्स बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किए हैं, अच्छा, जिसमें उन्होंने उन वोलेटाइल सब्सटेंसेस की मात्रा को कम कम किया। किया हुआ, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों पे जा सकता है। स्पेशली सिर्फ पेंट ही नहीं, आजकल जो फर्नीचर भी बन रहा है उसमें बहुत सारी पार्टिकल बोर्ड्स और इस तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिनको बाइंड करने के लिए फॉर्मलिन और इस तरह की कुछ गैसेस यूज़ की जाती है। कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनसे इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, और वो सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम तक रिलीज होती रहती है। तो आपने देखिए ऑफिस बनवाया, उसमें कुछ बोर्ड्स यूज़ किए, उसमें से कुछ केमिकल्स महीने 3 महीने तक निकलते रहेंगे, और वो एलर्जीज को और आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। सो माइंड इट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ रेनोवेशंस, थिंक ट्वाइस। ओके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जैसे मिट्टी की खुशबू, बारिश हो रही है तो वो सौंधी खुशबू या पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद आती है, बट ऑन द वाइस वर्सा वही लोग इससे कुछ ट्रिगर भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी, कि पेट्रोल की खुशबू से ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर ये जो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू है, या बारिश जैसे ही हो रहा है तो उससे भी ट्रिगर हो जा रहे हैं? देखिए, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि बारिश पर मिट्टी पर बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो खुशबू आती है, हाँ, बट वही फंगल स्पोर्स भी उड़ने लगते हैं उड़ने उससे, लगता है। और उससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, नेजल एलर्जीज ट्रिगर हो सकती है। ओके, तो ये सब भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो एक और चीज़ मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे मोल्ड एलर्जी एक चीज़ होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो क्या है? सो मोल्ड एलर्जी एक और टर्म है जो हम फंगल एलर्जीज के लिए यूज करते हैं। ओके, मोल्ड इज फंगस। तो जब भी सीलन होगी, दीवारों में सीलन आएगी, तो उस पर मोल्ड या फंगल ग्रोथ होने लगती है, फंगल स्पोर्स आने लगते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो जो एलर्जी है वो मोल्ड एलर्जी के नाम से जाना है। ओके। तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए जैसे आज के सीलन टाइम को पर अवॉइड करना है। सीलन को अवॉइड करना है, तो आज के टाइम पर जैसे ये एयर फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो एयर प्यूरिफायर्स यूज़ किए जाने लगे हैं, ये सब इफेक्टिव है थोड़े से एलर्जी को कंट्रोल करने सो में? इंडोर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एयर प्यूरिफायर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बट अगर दीवार में सीपेज है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और सीलन अगर पूरी दीवार में है, तो फिर आपका एयर प्यूरिफायर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपको ट्रिगर कंट्रोल करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। सोर्स कंट्रोल इज द फर्स्ट थिंग। इज द फर्स्ट थिंग, ओके। तो आई गेस हमने इस इंटरव्यू में, सेशन में, एलर्जीज के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बात की। रेस्पिरेटरी एलर्जीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन।
थैंक यू। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आप लोग को ये सेशन सही लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।